हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम विक्टर श्लोवोस्की के फेमस वर्क आर्ट एज टेक्निक की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। विक्टर श्लोवोस्की ओपायाज ग्रुप के एक फाउंडर थे और ये जो ग्रुप था वो बेसिकली रशियन फॉर्मलिस्ट ग्रुप था। सो फॉर्मलिज्म बेसिकली एक लिटरेरी मूवमेंट रही है। और फॉर्मलिज्म एक ऐसी मूवमेंट है जो लिटरेचर वर्क को स्टडी करते समय फॉर्म्स को या लिटरेरी डिवाइसेस को जोर देती है। यानी कि जब हम किसी भी वर्क को समझते हैं तो हमें उस वर्क में यूज किए गए लिटरेरी डिवाइसेस को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, ऐसा इस मूवमेंट में कहा गया। तो जो विक्टर श्लोवोस्की थे वो रशियन फॉर्मलिज्म का हिस्सा थे और उन्होंने ही अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था आर्ट एज टेक्निक, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमें एज अ राइटर डीफेमिलराइजेशन को यूज करना चाहिए अपने वर्क में, जिससे कि जो सामने वाला रीडर है उसका इंटरेस्ट बढ़े उस लिटरेरी वर्क को पढ़ने में। सो डीफेमिलराइजेशन क्या है? डीफेमिलराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाली चीजों को एक बहुत ही अलग ढंग से पेश किया जाता है, जिससे कि जो पढ़ने वाला रीडर है उस वर्क को और ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर पढ़ने लगता है। तो इसके बारे में हम लोग और अच्छे तरीके से समरी में समझेंगे। तो चलिए अब समरी की शुरुआत करते हैं। तो इस ऐसे में श्लोवोस्की हमें बता रहे हैं कि ये जो टेक्निक ऑफ आर्ट है वो यही है कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को अनफेमिलियर बनाएं, क्योंकि लोग रोजमर्रा की जिंदगी में चीजों को देखते हैं और उनके लिए वो चीजें अब खास नहीं रही, इसलिए क्योंकि वो उन्हें रोज देख रहे हैं। इसलिए राइटर का ये काम है कि वो कुछ ऐसी टेक्निक यूज करे जिससे वो ऑब्जेक्ट जो है वो अनफेमिलियर हो जाए, और यही टेक्निक डीफेमिलराइजेशन कहलाती है। सो विक्टर कहते हैं कि हमें उन फॉर्म्स को, यानी वो जो चीज़ें हैं रोज़ की चीज़ें, उन्हें हमें समझना डिफ़िकल्ट बनाना होगा ताकि जो रीडर है उसे मज़ा आए। क्योंकि अगर हम उन चीज़ों का बस नाम लिख देंगे तो उसके लिए ये बहुत बोरिंग हो जाएगा। लेकिन अगर उन चीज़ों को समझने में उसे डिफ़िकल्टी होगी और उसका ये जो परसेप्शन है वो बढ़ेगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी, यानी किसी चीज़ को समझने का जो उसका टाइम है, अगर उसे बहुत टाइम लगेगा तो उसे अपने आप मजा आने लगेगा। ही अटैक्स हिस्टोरिकल एंड रोमांटिक ट्रेडिशंस इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड सजेस्ट एन इंटेंस फॉर्मल एनालिसिस। तो वो कहते हैं कि ये जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, रोमांटिक पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, ये गलत है और लिटरेचर को हमें एक फॉर्मल तरीके से लेना होगा। उसमें क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं ये सब हमें समझना होगा, ऐसा वो कहते हैं। तो अब यहाँ पर डीफेमिलराइजेशन को और अच्छे तरीके से बताया गया है। वो बोल रहे हैं कि जो परसेप्शन है, हम जो भी चीज़ों को अपने आसपास देखते हैं वो बहुत हैबिचुअल हो जाता है, ऑटोमेटिक या मैकेनिकल हो जाता है, और इस तरीके से जो इंसान है वो अल्जेब्राइजेशन डेवलप कर लेते हैं। अल्जेब्राइजेशन का मतलब होता है ऑटोमेशन ऑफ परसेप्शन, यानी हमारे लिए हर चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है। ओके, ये चीज़ यहाँ रखी है, ये चीज़ ये है, हम सब कुछ जानते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें एक आर्टिस्टिक यूज ऑफ लैंग्वेज करना है, हमें ऐसी एज अ राइटर हमें ऐसी भाषा यूज करनी है जो बहुत आर्टिस्टिक हो, जो लोगों को तुरंत समझ में ना आए। तो वो कह रहे हैं हमें नए लिटरेरी डिवाइसेस को ढूंढना होगा जिससे कि डीफेमिलराइजेशन हो, यानी कि लोग अभी जो फेमिलियरिटी दिखा रहे हैं इन चीज़ों के प्रति वो डीफेमिलियर हो जाए, उन्हें समझ में ही ना आए कि वो क्या पढ़ रहे हैं, किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, और इस तरीके से उन्हें एक नया सेटिस्फैक्शन और एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो ये जो उनकी टेक्निक है आर्टिस्ट टेक्निक, वो हेल्प करती है एक वर्क ऑफ आर्ट को और ज़्यादा आर्टिस्टिक बनाने में, और किसी चीज़ को कम ऑटोमेटिक और कम हैबिचुअल बनाने में, और उसे डी ऑटोमेटाइज्ड और रिन्यूड करने में। तो अपने ऐसे में श्लोवोस्की रशियन सिंबलिज्म को अटैक कर रहे हैं। तो एक रशियन सिंबलिस्ट थे अलेक्जेंडर पोटिबिनिया, और इनको वो अटैक करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हर आर्ट एक इमेज है। तो पोटिबिनिया
मैंने कहा था कि आर्ट का मतलब होता है इमेजेस के बारे में सोचना, पिक्चर्स के बारे में सोचना, लेकिन श्लोवोस्की कहते हैं कि हर आर्ट पिक्चर्स या इमेजेस नहीं हो सकता। जैसे म्यूजिक और आर्किटेक्चर, उनकी कोई इमेजेस नहीं होती। इसीलिए वो कहते हैं कि आर्ट सिर्फ इमेजेस नहीं है, आर्ट टेक्निक है जो हमें जिंदगी के सेंसेशंस को वापस लाने में हेल्प करती है। इसके बाद वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं कि ऑलरेडी बहुत से लोग डिफेमिलराइजेशन को यूज कर रहे हैं, बहुत सारे राइटर्स, और जिस वजह से उनका जो वर्क है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। इस बात को समझाने के लिए वो लियो टॉल्स्टॉय की नॉवेल शेम का इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं कि कैसे टॉल्स्टॉय ने बहुत ही फेमिलियर ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसी चीज जिसके बारे में लोग ऑलरेडी जानते हैं, उस चीज को उन्होंने कैसे पेश किया, उसे डायरेक्टली नेम नहीं करके। तो लोगों को पढ़ने में कितना मजा आया होगा, ऐसा वो बता रहे हैं। तो वो नॉवेल के ही कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। टू स्ट्रिप पीपल हु हैव ब्रोकन द लॉ, टू हर्ल देम टू द फ्लोर एंड टू रैप देयर बॉटम्स विद स्विचेस। तो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली लियो टॉल्स्टॉय ने इस लाइन को लिखा है अपनी नॉवेल शेम में, कि कैसे लोगों को जिन्होंने लॉ तोड़ा यानी कानून तोड़ा, उन्हें जमीन पर गिराया गया और उनके कूल्हों में, उनके बॉटम्स में मारा गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर फ्लॉगिंग की बात हो रही है, कोड़े बरसाने की बात हो रही है, चाबुक मारने की बात हो रही है, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली इस बात को नहीं लिखा है। तो यही डिफेमिलराइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी फ्लॉगिंग वर्ड नहीं आया, लेकिन लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे फ्लॉगिंग का इस्तेमाल हो रहा है, फ्लॉगिंग के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन रीडर्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ये समझने में, और इस तरीके से उनका जो एक एक्सपीरियंस है नॉवेल को पढ़ने का वो अच्छा हो जाएगा, उन्हें मज़ा आएगा और वो कनेक्शन बना पाएंगे। इसके बाद वो टॉल्स्टॉय की ही एक और नॉवेल का जिक्र करते हैं, कोलस्टॉमर, जिसमें जो नरेटर है वो कुछ प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहा होता है, और फिर बहुत सारे नामों को वो सुन रहा होता है, उसके कानों में बहुत सारी आवाजें आ रही होती है, और वो सिर्फ सीधे देख पाता है, वो कभी भी वो सिर्फ स्ट्रेट देख पाता है, वो लैटरल विजन नहीं है उसका, यानी यहाँ वहां नहीं देख पाता। और तब हमें पता चलता है कि जो नरेटर है वो एक घोड़ा है, और उस घोड़े को एक ब्लाइंड फोल्ड पहना दिया गया है, वो आजू बाजू नहीं देख सकता। तो इस तरीके से सीधे सीधे नाम ना लेकर इस तरीके से बताया गया है नॉवेल में कि जो रीडर एक्सपीरियंस है वो अपने आप बढ़ जाता है। इसके बाद फिर ऐसे के सेकंड पार्ट में श्लोवोस्की पोएटिक लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, कि जो पोएटिक लैंग्वेज है वो भी डिफेमिलराइज लैंग्वेज होती है, वो ऐसी भाषा होती है जो तुरंत पढ़कर नहीं समझ में आती। द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री एंड द प्रैक्टिकल लैंग्वेज हैव वेरी डिफरेंट फंक्शंस। तो ये जो पोएट्री की भाषा है और आम जिंदगी की जो भाषा है यानी प्रैक्टिकल लैंग्वेज, ये बहुत अलग होती है। तो जो प्रैक्टिकल लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि जो पोएट्री की लैंग्वेज है उसका ऐसा कोई प्रैक्टिकल पर्पस नहीं है। इसीलिए पोएट्री की जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसका ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि किस तरीके से डिफेमिलराइज किया जाए ऑब्जेक्ट्स को, और ताकि जो पढ़ने वाला है उसे खूब टाइम लगे चीज़ों को समझने में। पोएटिक लैंग्वेज इज रफ एंड डिफिकल्ट। तो जो पोएटिक भाषा होती है वो काफ़ी रफ होती है, डिफिकल्ट होती है, और उसमें इसीलिए ऑटोमेटिज्म निकल जाता है, ऑटोमेटिक नहीं रह जाती कोई भी चीज़, इसीलिए लोगों को वो पढ़ने में मज़ा आता है, पोएट्री पढ़ने में मज़ा आता है। ही सेज दैट इन पोएट्री लैंग्वेज डिविएट्स फ्रॉम सिंटैक्स एंड फोनेटिक स्ट्रक्चर्स। तो वो कहते हैं कि पोएट्री की जो भाषा है वो सिंटैक्स से अलग है, फोनेटिक स्ट्रक्चर से अलग है, जो हम लोग आम जिंदगी में लैंग्वेज यूज करते हैं उससे अलग है। फिजिकल साउंड्स जो हैं, जो एवरीडे लैंग्वेज में यूज होते हैं, वो भी अलग हैं। ही एंटिसिपेट्स अ फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद फिर श्लोवोस्की बताते हैं कि फ्यूचर में कैसे एक ट्रांससेंस लैंग्वेज आ जाएगी, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें एक अनइंटेलिजिबिलिटी होगी, यानी जिसे हर कोई अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएगा, और इस तरह की जो लैंग्वेज है वो हमारी जो मिथ्याएं हैं, रिचुअल्स हैं, फोकलोर्स हैं, नर्सरी के राइम्स हैं, उनसे प्रभावित होंगी। ही आर्ग्यूज दैट इन दीज काइंड ऑफ वर्क साउंड इज मोर इम्पोर्टेंट। वो कहते हैं कि इस तरह के वर्क में साउंड ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद वो बताते हैं कि कैसे फिक्शन में, यानी जब हम लोग कोई ड्रामा या नॉवेल लिख रहे हैं, उसमें भी डिफेमिलराइजेशन का इस्तेमाल होता है। तो वो कहते हैं कि फिक्शन में जो स्टोरी यानी फेब्युला है, और प्लॉट यानी जो शुजत है, ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं।
तो स्टोरी जो है वो एक लीनियर प्रोग्रेशन में बढ़ती है, यानी कि एक शुरुआत होती है उसकी, एक मध्य हिस्सा होता है और एक अंत होता है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ऐसा होता है। जबकि जो प्लॉट है वो किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, ये तो नॉवेलिस्ट के ऊपर यानी ऑथर के ऊपर है कि वो सबसे पहले क्या लिखेगा। तो इस तरीके से जो स्टोरी है वो प्लॉट से अलग होती है, और बहुत सारे नॉवेलिस्ट ने इसे इस्तेमाल किया है। जब वो प्लॉट लिखते हैं तो वो कोई और ही स्टोरी का कोई और ही हिस्सा वो ऊपर लिख रहे होते हैं, यानी कि नॉट नेसेसरी कि जो स्टोरी की शुरुआती पार्ट है उसको वो लोग ऊपर लिखे। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल वो देते हैं ट्रिस्टम शैंडी में, जहाँ पर ट्रिस्टम की स्टोरी आती ही नहीं है, वो बहुत बाद में आती है। तो श्लोवोस्की में बताते हैं कि कैसे जो स्टोरी लाइन है वो प्लॉट से अलग होती है, और इसे लॉरेंस स्टर्न ने बहुत अच्छे तरीके से अपने नॉवल में इस्तेमाल किया है। श्लोवोस्की फिर और भी एग्जांपल्स देते हैं डिफेमिलराइजेशन इन पोएटिक लैंग्वेज का, और वो कहते हैं कि कैसे सेक्सुअलिटी और लव को बहुत बार डिफेमिलराइज किया गया है पोएट्री में, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बोकाशियो। तो बोकाशियो के टाइम से ये चला आ रहा है, जो कि बहुत ही पुराने राइटर हैं। तो बोकाशियो के डी कैमेरॉन में हम देखते हैं कि वर्ड्स आते हैं कैचिंग नाइटिंगेल्स। तो कैचिंग नाइटिंगेल्स बेसिकली लव मेकिंग या सेक्सुअल एक्ट को कहा गया है। इसी तरीके से बहुत सारे एरोटिक सब्जेक्ट्स को फिगरेटिवली इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक डिफेमिलराइजेशन का ही हिस्सा है। तो वो मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में बताते हैं। डॉन यानी कि जॉन डॉन और बहुत सारे मेटाफिजिकल पोएट्स ने अ, अपनी मेटाफिजिकल पोएट्री में सेक्सुअल ऑर्गन्स को लॉक एंड की, क्विलिटिंग टूल्स, बो एंड एरो ऐसा कहा है। तो ये जो सब एग्जांपल्स हैं वो डिफेमिलराइजेशन का ही एग्जांपल है। तो वो कहते हैं कि इन वर्ड्स के उपयोग से, ऐसे डिवाइसेस के उपयोग से जो पोएट्री है और पोएटिक लैंग्वेज है वो स्ट्रेंज हो जाती है, अजीब हो जाती है, लेकिन वंडरफुल हो जाती है, और राइटर को बहुत रीडर को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसे पढ़ने में। इसीलिए हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। सो यहीं पर ये जो वर्क है उसकी समरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स समझ में आए आए होंगे, दैट इज डिफेमिलराइजेशन एंड पोएटिक लैंग्वेज। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।